आज देश ने अपने एक महान सपूत पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। भारत के उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में और दशकों तक एक निष्ठावान, जागरूक सांसद के रूप में आदरणीय आडवाणी जी ने देश की जो सेवा की है वो अप्रतिम है। आडवाणी जी का ये सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भुलाता नहीं है। आधुनिक युग में हमारी संस्कृति के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सभ्यता के महान सेवक लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। शायद नियति की यही इच्छा है कि जब देश 500 साल बाद अयोध्या में रामलला के आगमन का जश्न मना रहा है, तब आडवाणी जी को ये सम्मान मिले। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध और आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और भारतीय राजनीति के स्टेट्समैन लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की रियल स्टोरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का निर्णय है कि भारतीय जनता पार्टी के लौह पुरुष माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी अब भारत रत्न कहे जाएंगे। आडवाणी जी आधुनिक भारत को आकार देने वाले हर महत्वपूर्ण विकास के गवाह रहे हैं। उन्होंने अपने संपूर्ण सियासी सफर में कभी भी अपने उस विश्वास को टूटने या खंडित नहीं होने दिया कि राष्ट्र के लिए विकास और एकीकरण ही सर्वोपरि है। आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बेहद खुश हैं। सभी लोग एक सुर में आडवाणी जी को भारत रत्न दिए जाने के निर्णय पर प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दे रहे हैं। मोदी का ये निर्णय उन विरोधियों के लिए सीधा और सटीक संदेश है जो आडवाणी जी के साथ उनके रिश्ते पर कीचड़ उछालते रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। मिसाल के तौर पर हम आपको 2014 का एक वीडियो दिखाते हैं जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने आम चुनावों में शानदार जीत हासिल की। ये आडवाणी जी का नरेंद्र मोदी के प्रति अगाध प्रेम का प्रदर्शन था। कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं कि जिसको वो जीवन भर याद रखता है और कहता है कि मेरे इतिहास में ये प्रसंग भी हुआ था। आज का प्रसंग उनमें से एक है। तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब आजादी मिली, बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। जब इमरजेंसी लगी थी, फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई, जिस प्रकार से आंखों में फिर से आंसू आए। जब मैं यहाँ आया, नरेंद्र भाई मिले तो आंखों में आंसू आ गए। ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने को आडवाणी जी ने देश को आजादी मिलने और आपातकाल खत्म होने जैसा सुखद बताया। आडवाणी जी के इन शब्दों ने नरेंद्र मोदी को भावुक कर दिया। ऐसा है पीएम मोदी और आडवाणी जी का रिश्ता। आडवाणी जी ने एक शब्द प्रयोग किया, मैं आडवाणी जी से प्रार्थना करता हूं वो शब्द उपयोग न करें। उन्होंने कहा नरेंद्र भाई ने कृपा की। शब्द शून्य हो गए, गला रुध गया, आंखें दबदबा गईं। अब हम आपको बताते हैं आडवाणी जी को भारत रत्न के लिए चुने जाने की रियल स्टोरी, और इसके लिए आपका लाल कृष्ण आडवाणी को पूरी तरह जान लेना जरूरी है। आडवाणी जी की जीवन यात्रा को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला भाग वर्ष 1927 से 1947, दूसरा भाग वर्ष 1947 से 1980 और तीसरा भाग वर्ष 1980 से अब तक। 8 नवंबर 1927 यही वो तारीख है जब वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित कराची के एक संपन्न हिंदू परिवार में लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म हुआ। उनका बचपन बहुसांस्कृतिक समाज में गुजरा, जिसने उनके अंतर्मन में धर्मनिरपेक्षता की भावना का संचार किया। 1942 में आडवाणी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए। 1947 में
20 साल की उम्र में उन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत के कारण बढ़ते तनाव और उसके बाद हुए भारत के विभाजन को अपनी आंखों के सामने देखा। अब आडवाणी जी के जीवन का दूसरा भाग। हालात ऐसे बन गए कि परिवार सहित लाल कृष्ण आडवाणी सितंबर 1947 में नई दिल्ली आ गए और उसके बाद संघ के काम के सिलसिले में तत्कालीन रियासत जोधपुर की यात्रा की। आडवाणी जी ने आरएसएस के छत्र तले राष्ट्रीय एकता के लिए खुद को समर्पित कर दिया। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। आरएसएस पर हत्या में संलिप्त होने के निराधार आरोप लगाए गए। बाद में आरएसएस को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय आडवाणी जी को 3 महीने के लिए जेल जाना पड़ा था। 1952 तक आडवाणी जी के संगठनात्मक कौशल ने उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जैसे वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में ला दिया। उनको राजस्थान में भारतीय जनसंघ की जिम्मेदारियां सौंपी गई। भारत में 1952 में संपन्न हुए पहले आम चुनाव के दौरान एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ आडवाणी जी ने चुनाव प्रचार की बारीकियों को परखा और एक तीव्र राजनीतिक अंतर्दृष्टि विकसित की। जनसंघ के 8 निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 6 ने जागीरदारी व्यवस्था के उन्मूलन का समर्थन करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। इस घटना ने तब आडवाणी जी को सिद्धांतों और विचारधाराओं को प्राथमिकता देने का पाठ पढ़ाया। इसके बाद आडवाणी जी दिल्ली आ गए और यहाँ वो अटल बिहारी वाजपेयी और नानाजी देशमुख जैसे नेताओं के संपर्क में आए। 1960 में उन्होंने मात्र 350 रुपए के वेतन पर ऑर्गेनाइजर में सहायक संपादक के पद पर नौकरी शुरू की। छद्म पहचान नेत्रा के रूप में वो सिनेमा सेक्शन के लिए लिखते थे। 1967 में नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का गठन हुआ। आडवाणी जी इसके अध्यक्ष बने। एक सरकारी अधिकारी के रूप में ये उनका पहला कार्यकाल था। आडवाणी जी को एक शानदार बंगले की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और एक मामूली फ्लैट में रहने का विकल्प चुना। यही विचारधारा बाद में उनकी ट्रेडमार्क नेतृत्व शैली के रूप में उभरी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने जनसंघ की कमान संभाली। आडवाणी जी की भी जिम्मेदारियां और कद दोनों बढ़े। 1970 में जनसंघ ने आडवाणी जी को राज्यसभा के लिए चुना। ये एक सांसद के रूप में उनकी यात्रा की शुरुआत थी। 1972 में वाजपेयी जी के आग्रह पर आडवाणी जी ने भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष का पद संभाला। ये वही समय था जब समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण, कांग्रेस के नेता मोरारजी देसाई और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे कई छात्र संगठन इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। 1975 में आपातकाल के दौरान तमाम बड़े नेताओं के साथ आडवाणी जी की भी गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो इमरजेंसी का बहुत ही मुखर विरोध कर रहे थे। जेल में रहकर भी आडवाणी जी ने आपातकाल का विरोध जारी रखा और हिरासत के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी। जब आडवाणी जी जेल में थे तब वो भूमिगत लोकतंत्र समर्थक साहित्य के रूप में 5 अलग-अलग पैम्फलेट्स तैयार करने में कामयाब रहे, जिन्हें व्यापक रूप से बांटा गया। इंदिरा गांधी ने भारतीय संविधान में बदलाव किए। इस निराशा को आडवाणी जी ने अपनी डायरी में व्यक्त किया, जो बाद में अ प्रिजनर्स स्क्रैपबुक के नाम से प्रकाशित हुई। उन्होंने लिखा था, प्रसिद्ध यूनानी लुटेरे प्रोकस्टस की याद आती है, जो अपने बंदियों के अंगों को काटकर उन्हें अपने बिस्तर में फिट कर लेता था। एक व्यक्ति के हितों की पूर्ति के लिए संविधान को तोड़ा मरोड़ा, काटा और विकृत किया जा रहा है। आडवाणी जी 19 महीने जेल में रहे। फिर वो वक्त आया जब जनता दल के बैनर तले अलग अलग पार्टियों का विलय करके राजनीतिक मोर्चे का जन्म हुआ। आडवाणी जी ने जेपी, वाजपेयी जी, मोरारजी देसाई और दूसरे बड़े नेताओं का पूर्ण समर्थन किया। उनकी सैद्धांतिक दृढ़ता तब दिखाई दी जब जनता पार्टी की बड़ी जीत के बावजूद मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री बनने की राह को आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने आसान बना दिया। आडवाणी जी को सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। उन्होंने इंदिरा शासन के दौरान लगभग पूर्ण सेंसरशिप से हुए नुकसान को कम करने के लिए काम किया। अब बात करते हैं आडवाणी जी की जीवन यात्रा के तीसरे भाग की। जनता पार्टी की सरकार के पतन के बाद 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और आडवाणी जी इसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में लैंडस्लाइड जीत हासिल की। नवगठित भाजपा को केवल 2 सीटों पर ही जीत मिली। 1986 में अटल जी ने आडवाणी जी को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। यहाँ मैं एक तथ्य से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। आडवाणी जी ने 1986 में भाजपा के अध्यक्ष का पद संभाला। 1989 में पहला चुनाव हुआ। तब से अब तक लोकसभा के 9 चुनाव हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर सकी। यह आडवाणी जी का नेतृत्व ही था कि भाजपा अपने शुरुआती वर्षों में ही एक ऐसी पार्टी के रूप में आकार ले चुकी थी जो काडर आधारित और जन आधारित दोनों थी। एक ऐसा विचार जिसने वंशवादी शासन का विरोध और राष्ट्रीय एवं वैचारिक विकास का समर्थन किया। आडवाणी जी पार्टी में युवा चेहरों के समर्थक थे।
उन्होंने प्रमोद महाजन, सुषमा स्वराज, एम वेंकैया नायडू, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, के.एन. गोविंदाचार्य जैसे नेताओं को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ तक कि वो युवा भाजपा कार्यकर्ताओं के सलाहकार भी बन गए। इसी दौर में जिन युवा कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल किया गया, उन्हीं युवा कार्यकर्ताओं में से एक हैं देश के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1986 में कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार द्वारा पलटे गए शाह बानो फैसले ने देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर बहस छेड़ दी। इसी के बाद आडवाणी जी ने उस छद्म धर्मनिरपेक्षता के विचार को खारिज कर दिया जिसने तुष्टीकरण और पक्षपात को बढ़ावा दिया था। आडवाणी जी ने बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों के समान विकास की वकालत की। 1989 में भाजपा ने 89 सीटें जीती। आडवाणी जी नई दिल्ली से जीतकर संसद पहुंचे। 25 नवंबर 1990 ये वो तारीख थी जिसने लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की दशा और दिशा को बदल कर रख दिया। इसी तारीख को गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक 8 राज्यों की राम रथ यात्रा का शुभारंभ हुआ। आडवाणी जी की राम रथ यात्रा देखते ही देखते अखिल भारतीय हो गई। देश भर से अपार जन समर्थन उन्हें प्राप्त हुआ। इस यात्रा में गुजरात चरण के आयोजक खुद नरेंद्र मोदी थे। राम रथ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के सारथी बने। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? आडवाणी जी की राम रथ यात्रा को बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके समर्थकों को रोका नहीं जा सका। बड़ी संख्या में राम रथ यात्रा के समर्थक अयोध्या तक पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन पर गोलीबारी की, जिसमें कई लोग मारे गए और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। 1991 में एक बार फिर चुनाव हुए। आडवाणी जी एक बार फिर प्रचार अभियान में उतरे और भाजपा ने अपनी सीट हिस्सेदारी 121 तक पहुंचा दी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। उधर अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा लगातार गर्माता रहा। दिसंबर 1992 में भी बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए। 6 दिसंबर 1992 को जनाक्रोश नियंत्रित नहीं किया जा सका और कार सेवकों ने बाबरी ढांचे को ध्वस्त कर दिया। भीड़ को उकसाने के आरोप में आडवाणी जी के साथ कुछ और भाजपा नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ये मामला 2020 तक चला। अदालत ने आखिरकार आडवाणी जी पर लगाए गए सारे आरोपों को रद्द कर दिया। अदालत ने भी इस बात पर सहमति व्यक्त की कि आडवाणी जी भीड़ को उकसाने के बजाय बाबरी ढांचे को गिराने से रोकने का प्रयास कर रहे थे। 1995 में आडवाणी जी ने भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के नाम की घोषणा की। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने उनसे सवाल किया तो आडवाणी जी का सीधा सा जवाब था, अगर पूछा जाता तो आप कभी सहमत नहीं होते। 1996 में आडवाणी जी पर हवाला लेन देन के बेबुनियाद आरोप लगाए गए। कांग्रेस सरकार के इन आरोपों से वो बहुत व्यथित हो गए। आडवाणी जी ने तत्काल लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और पूरी तरह दोषमुक्त होने तक चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया। हुआ वही जो होना था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहते हुए सभी आरोपों को रद्द कर दिया कि हवाला लेन देन के किसी भी खाते में लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं पाया जा सका है। भारत की जनता ने किसी पार्टी के अध्यक्ष का ऐसा पारदर्शी और निर्भीक चेहरा कभी नहीं देखा था और आडवाणी जी के दोषमुक्त होने के बाद आम जनता के बीच उनकी छवि प्रतिष्ठित, निर्णायक, ईमानदार, बेदाग और सबसे महत्वपूर्ण भारत के कल्याण के लिए समर्पित राजनेता के रूप में स्थापित हो गई। आडवाणी जी पर लोगों का ये विश्वास 1996 के आम चुनाव के दौरान प्रदर्शित हुआ, जब भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। जीत के बावजूद एक और त्रिशंकु संसद ने सरकार के गठन को अनिश्चित बना दिया। आडवाणी जी और वाजपेयी जी ने समर्थन जुटाने का भरसक प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी सरकार एक पखवाड़ा पूरा नहीं कर सकी। ये राजनीतिक उथल पुथल का दौर था, जहां एच.डी. देवेगौड़ा ने अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ली, फिर देवेगौड़ा की जगह आई के गुजराल ने ली, लेकिन उनकी सरकार भी विफल हो गई और एक बार फिर 1998 में चुनाव हुए। इसी राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारत की आजादी के 50 साल पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 1997 में आडवाणी जी ने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा निकाली, जिसके माध्यम से उन्होंने गैर पक्षपातपूर्ण, स्थिर और निर्णायक सरकार की परिकल्पना दी, जिसके केंद्र में राष्ट्र प्रथम की अवधारणा थी। 1998 के चुनाव में भाजपा की लोकसभा में हिस्सेदारी बढ़कर 186 हो गई। इस जीत ने भाजपा को एक स्थिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की पटकथा तैयार करने में मदद की। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने और आडवाणी जी ने गृह मंत्री के रूप में शपथ ली। 1998 में वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। इस सरकार को भी पूर्ण बहुमत साबित करने के लिए कई तरह की चुनौतियों के साथ 13 महीने के अंदर एक और आम चुनाव का सामना करना पड़ा। 1999 के चुनाव में भाजपा समर्थित एनडीए ने 545 में से 306 सीटों के स्पष्ट बहुमत के साथ फिर सत्ता में वापसी की।
इस बार आडवाणी जी देश के उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत के गृह मंत्रालय की एक सीमा एक बल नीति ने भारत को अपनी सभी सीमाओं, विशेष रूप से उत्तर में चीन, नेपाल और तिब्बत के साथ सिक्योरिटी गैप को कम करने में मदद की। उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने 24 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि की, जिससे भारतीय अपराधियों के लिए सुरक्षित ठिकानों की संख्या में भारी कमी आई। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी गुटों के साथ बातचीत शुरू करने के प्रयासों में राष्ट्रीय एकता को आडवाणी जी ने सर्वोपरि रखा। उनके सुलह प्रयासों ने पूर्वोत्तर में शांति के एक नए युग की शुरुआत की, खासकर असम में, जहां पहली बार क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया। नए भारतीय राज्यों छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड का गठन भी आडवाणी जी की देखरेख में संपन्न हुआ। उनके कार्यकाल के दौरान ही 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सरकार के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। एपीजे अब्दुल कलाम भारतीय इतिहास में सबसे प्रशंसित और सम्मानित राष्ट्रपतियों में से एक बन गए। 2004 के लोकसभा चुनावों में एनडीए आवश्यक बहुमत हासिल करने में विफल रहा। 2009 में भाजपा ने लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया। आडवाणी जी गांधीनगर से जीत गए, लेकिन भाजपा सिर्फ 116 सीट ही जीत सकी। 2014 में नरेंद्र मोदी का दौर शुरू हुआ और आडवाणी जी ने गांधीनगर सीट से सांसद के रूप में अपना अंतिम कार्यकाल पूरा किया, लेकिन भाजपा काडर को अपना मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा। जब 2019 में नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार सरकार बनाई, तब भी पैर छूकर आडवाणी जी का आशीर्वाद लिया। ऐसा है आडवाणी जी का नरेंद्र मोदी से रिश्ता। मोदी के पहले कार्यकाल में 2018 में आडवाणी जी को भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और अब दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। तो रियल स्टोरी के इस एपिसोड में इतना ही। भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न के लिए चुने जाने पर आपकी क्या राय है, हमें लिखकर जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगली रियल स्टोरी पर फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप प्रसन्न रहें और स्वस्थ रहें।